कहते हैं कि आपकी कहानी में जब तक किसी को इंटरेस्ट नहीं होता तब तक कि आप जीत न जाएं, तो पहले दुनिया जीतनी जरूरी है। सीबीसी न्यूज के स्टूडियो में आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्होंने दुनिया जीत ली है। नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागदा और आप देख रहे हैं सीबीसी न्यूज का फ्रंटलाइन फेस। दोस्तों, कर्मशील, प्रेरणा, प्रखर बुद्धि का सम्मिश्रण होते हुए भी जमीन से जुड़े रहना, ये हमारे खास मेहमान की एक खासियत है। तो आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं आरिफ इकबाल शेख से। आइए जानते हैं कि क्या खासियत है, क्या कुछ जिंदगी में इन्होंने अपने किया है और क्या कुछ हमसे आज ये बांटने जा रहे हैं। आइए बात करते हैं। सर नमस्कार, सीबीसी न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर, सबसे पहला जो सवाल है मेरा वो ये है, उदयपुर में आपका जन्म हुआ है और आप ग्रुप सीईओ और गवर्नमेंट काउंसिल के आप क्वालिटी ग्रुप के चेयरमैन रह चुके हैं। इसमें 34 देशों में 98 से भी अधिक कंपनीज हैं। उदयपुर के शायद पहले आप ऐसे शख्स हैं जिनको कंपनी ने एयरक्राफ्ट गिफ्ट किया है। क्या कहेंगे इस सफर के बारे में? हम आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को आप जरूर बताएं। सफ़र बहुत इंटरेस्टिंग रहा है। एक छोटे से शहर से निकल के और एक इतना बड़े एम्पायर में अगर आपको इज़्ज़त मिलती है, लोगों का प्यार मिलता है, लोगों का भरोसा मिलता है, सबसे बड़ी बात है ट्रस्ट। और ट्रस्ट तभी आता है जब आप अपने कमिटमेंट को पूरा करते हैं। वो कमिटमेंट चाहे अपने एम्प्लॉयज़ का हो, चाहे अपने एसोसिएट्स का हो, चाहे कस्टमर्स का हो, चाहे गवर्नमेंट का हो। और ये पूरे सफ़र में सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं बोलूँगा, और हो सकता है थोड़ी क्लीशे लगे, थोड़ा ऑड लगे, वो है कि जब तक आपके पेरेंट्स की दुआएं आपके साथ नहीं हैं तो दुनिया की कोई भी क्वालिफ़िकेशन, कोई भी एजुकेशन, कोई भी एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से कभी काम नहीं आता। और दूसरा है कि सक्सेस जो है उसकी एक प्राइस है, उसकी एक कीमत है। कोई भी चीज़ अगर कोई बोलता है कि फ्री ऑफ कॉस्ट आए या शॉर्टकट हो, तो रियल लाइफ में वो पिक्चरों में हो सकता है, मूवी में हो सकता है, लेकिन रियल लाइफ में इम्पॉसिबल है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ कि जो सुकरात, कन्फ्यूशियस जिनको कहते हैं दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट और ब्रिलियंट फिलोसोफर में से एक मानते हैं। तो एक कॉलेज में जब वो लेक्चर कर रहे थे चाइना में, तो एक स्टूडेंट ने पूछा कि साहब आप तो दुनिया के सबसे ज्ञानी आदमी हैं, तो आप मेरे को बताइए कि कामयाबी का कोई फॉर्मूला होगा आपके पास सक्सेस का, कि कैसे सक्सेसफुल बनते हैं? और वो पीछे पड़ेगा, ये सब बताना पड़ेगा। तो सुकरात ने उनको बोला कि एक काम करते हैं, कल सवेरे मॉर्निंग में जब मैं यांग रिवर में मॉर्निंग वॉक के लिए जाऊंगा तो आप वहाँ आके मिलिए मुझसे। लड़का रात को ही वहाँ पहुँच गया और नेक्स्ट डे मॉर्निंग जब सुकरात वहाँ पे आए वॉक के लिए, तो बोला सर रात को आपने बोला था कि आप फार्मूला बताएंगे सक्सेस का कि कैसे मिलते हैं, बताइए आप। तो सुकरात ने बिना उसको जवाब दिए उसको नदी में उसमें धकेल दिया, पानी के अंदर। और जब भी वो बाहर आने की कोशिश करता उसको बाल पकड़ के वापस डुबो देते, टू दी एक्सटेंट कि वो बच्चा मरने वाला था, उसका रंग ब्लू हो गया, सांस नहीं ली जा रही है। और बिल्कुल जब ही वॉज ऑन वर्ज ऑफ डाइंग, उसके बाल पकड़े उसको बाहर निकाला, सेटल किया उसको। तो जैसे ही वो लड़का थोड़ा सेटल हुआ, उसने पहले तो जम के गालियाँ देनी शुरू की सुकरात को कि बुढ़ा हो गया है, दिमाग चल गया है। मैंने एक सिंपल चीज़ पूछी थी, सक्सेस का फार्मूला, और आपने तो मुझे मार दिया। तो सुकरात ने उनसे पूछा कि एक बार बताओ, जब तुम्हें लगा कि तुम बिल्कुल मरने वाले हो, अब तुम बचोगे नहीं, तो कोई ऐसी चीज़ जिसको तुमने पूरी शिद्दत से चाहा? तो उसने बोला सर एक सांस। उस एक सांस के लिए मैं किसी को मार भी सकता था और मैं मर भी सकता था। तो उन्होंने बोला कि जब उसी शिद्दत से, उसी इंटेंसिटी से अगर आप सक्सेस चाहोगे तो आपको मिलेगी, अदरवाइज़ नहीं। अगर आप सिर्फ सोचो, बैठ के सपने देखो और प्लान बनाओ, लेकिन उसके लिए मेहनत नहीं करो, अपने आप को पूरा झोंक नहीं दो, आप एग्जीक्यूट कुछ ना करो, तो जितने एफर्ट्स होंगे उसी हिसाब से आएगा। जब अपनी जान लगा दो, अपना टाइम लगा दो। आपको मैं बताऊँ, आज मैं ऑफिस में सबसे पहले पहुँचता हूँ 8 बजे और करीबन 10-11 घंटे मेरा ऑफिस चलता है। और सवेरे मेरे बहुत अच्छे स्टाफ है, बहुत ध्यान रखते हैं मेरा। तो कोई ग्लास ला के रखता है पानी का मेरे पास 7 बजे सवेरे। आप यकीन माने कई बार वो ग्लास ऐसा कि ऐसा शाम को वापस जाता है। इट टेक्स 10 सेकंड्स वो ग्लास उठा के पीने के लिए, लेकिन वो 10 सेकंड भी आपके पास नहीं होता। क्योंकि मेरा एक असूल है कि
जब भी आप काम करो, जिस दिन भी आप जाओ ऑफिस में, तो यू शुड डू लाइक एज इफ इट इज़ द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, बिकॉज वन डे इज़ गोइंग टू बी लास्ट डे। तो कल पे क्यों टालो उस बात को, जो है आज है, जो आज है, और उसको पूरी इंटेंसिटी से करो, पूरी शिद्दत से करो, मतलब कुछ मत छोड़ो कल के लिए। सर, आज आरिफ साहब जो हैं वो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, लेकिन हम ये जानना चाहते हैं शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्योंकि हर एक इंसान कहीं ना कहीं से शुरुआत करता है और शायद आपकी बातों से, आपकी जो लाइफ जर्नी है उनसे कहीं ना कहीं किसी को मोटिवेशन ज़रूर मिलेगा। तो वो आप हमारे दर्शकों को बताएं, शुरुआत से लेकर अभी तक का सफ़र। देखिए, सबसे बड़ी जो नींव कहते हैं किसी भी सक्सेस की या किसी भी आदमी के फ्यूचर की, अगर आपको कल बदलना है तो आज बदलना पड़ेगा आपको, बिकॉज पास्ट इज हिस्ट्री एंड फ्यूचर इज मिस्ट्री। व्हाट इज इंपॉर्टेंस टुडे इज द प्रेजेंट, दैट्स व्हाई बोलते हैं प्रेजेंट गिफ्ट बोलते हैं उसको। वो शुरुआत होती है आपके घर पे, और आपकी परवरिश कैसे हो रही है, तरबियत क्या हो रही है, क्या वैल्यूज़ आपको दी जा रही हैं। बिना वैल्यूज़ के कोई भी ना बिज़नेस चलता। आपने देखा हो बड़े से बड़े बिज़नेस, चाहे विजय माल्या हो या नीरज मोदी, देखिए आप पैसा आ जाता है आपके पास, लेकिन गलत तरीके से कमाया हुआ पैसा कभी ना कभी आपको 5 साल 10 साल 20 साल कभी ना कभी आपको तकलीफ़ ज़रूर देता है। तो आपकी तरबियत कैसे, और तरबियत तभी हो सकती है जब आपके पेरेंट्स और आपके बीच में कनेक्शन हो। आप बच्चों को करेक्ट करना चाहते हो, लेकिन बिना कनेक्ट किए हुए आप करेक्ट नहीं कर सकते। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल होता है वो होता है माँ का, चाहे वो माँ पढ़ी लिखी हो, अनपढ़ हो, PhD हो, डॉक्टर हो, स्कॉलर हो, गांव की औरत हो, लेकिन वैल्यूज़ वही इनकलकुलेट करती है, बाप नहीं कर सकता, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। क्योंकि देखिए, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है तो माँ बोलेगी कि बेटा पी लो, बच्चा बोलेगा नहीं पीना, 5 साल का बच्चा है, तो बोलेगी अगर नहीं पियोगे तो विराट कोहली नहीं बनोगे। तो माँ, वो बच्चा बोलेगा अच्छा पीऊँगा तो बन जाऊँगा, बोले हाँ, तो बोले पिला दो, तो माँ बोर्नविटा घोल के पिला देगी। वही बच्चा जब बाप के पास जाएगा तो बाप क्या बोलेगा, नवाब है, लोगों को पानी पीने को मिल रहा है, ये दूध पीने में इनकार कर रहे हैं, तुम्हें पता दूध कितने रुपए किलो आता है। करेक्ट बाप भी कर रहा है, लेकिन माँ पहले कनेक्ट कर रही और फिर करेक्ट कर रही है। तो वहाँ से अगर वैल्यूज़ इनकलकुलेट होना चालू हो गई, आप एजुकेशन में अगर यकीन करते हो अच्छे स्कूल में भेज दोगे आप, तो स्कूल में प्रॉब्लम ये है कि जो स्कूल का सिस्टम है ग्रेडिंग का, वो 125 साल पुराना लॉर्ड मैकाले का बनाया सिस्टम है। ग्रेडिंग नंबर सारे क्या सिखाते हैं हमें कि साहब किस राज्य की राजधानी क्या है, केमिकल एलिमेंट कौन कौन से पीरियोडिक टेबल में कहाँ होते हैं, किस जंगल में कौन से जानवर मिलते हैं। आज की तारीख में वो सब तो गूगल पे अवेलेबल है, सारी इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। तो इशू ये नहीं कि किसको क्या आता है, इशू ये कि उस नॉलेज का आप करोगे क्या, कैसे इस्तेमाल करोगे आप, वो कौन सिखा रहा है आज के टाइम में। हम लोग आज भी वही ग्रेडिंग सिस्टम वही सब कुछ करते आ रहे हैं। तो अगर आपने बच्चे को सिखा दिया कि मेहनत करने से सक्सेस मिलती है, शॉर्टकट नहीं है सारे, और उसके बाद आप किस स्कूल में डालते हैं। मैंने पूरी पढ़ाई मेरी हिंदी मीडियम स्कूल जो विद्या भवन उसमें करी, लेकिन टीचर्स जो थे मतलब मार्वलस टीचर्स। आई बिकेम द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ विद्या भवन इन माई रिलीजन हु वाज इलेक्टेड प्रेसिडेंट एज अ अनअपोज्ड। ओके, आई वाज हॉकी कैप्टन स्कूल। ओके, और जो माहौल था उसका पूरा, उसमें हम लोगों को लकड़ी का काम करना, लोहे का काम करना, खेती सिखाना, मेरे ख्याल से वो चीज़ें बाद में जाके बहुत काम आई। और सबसे बड़ी बेसिक और सबसे बड़ी चीज़ मैं बोलता हूँ लोगों को पढ़ाई का, जो मेरे फादर थे वो मेरे को 6th क्लास में जब भी घर जाता तो शेक्सपियर के बारे में बताते थे। अब मेरे को पता नहीं शेक्सपियर है कौन, अब वो टू बी नॉट टू बी ट्रू, यू टू ब्रूटस, वो इतनी बार बताते थे, मैंने परेशान को बोला पता करता हूँ है कौन ये आदमी शेक्सपियर। तो लाइब्रेरी में इतनी अच्छी बुक्स थी वहाँ पर, और मैंने जब पहली बार शेक्सपियर पढ़ा वहाँ पे, वो इतना अच्छा लगा कि दूसरी किताब तो मेरे लाइब्रेरियन परेशान हो गए थे। तो मैंने उसको बाद में टॉलस्टॉय पढ़ डाला, मैंने गोर्की पढ़ डाला। और आज जब लोग बोलते हैं कि मैं कहीं किसी कंट्री के प्रेसिडेंट से मिलता हूँ या किसी बिजनेस टाइकून से मिलता हूँ, और किसी भी सब्जेक्ट टॉपिक होता है, दे आर अमेज्ड। आप में से लिटरेचर पे बात करना चाहते हो, पॉलिटिक्स पे बात करना चाहते हो, गेम पे बात करोगे, आप में से आप पोइट्री पे बात करोगे, आप म्यूज़िक पे बात करोगे, तो जो नॉलेज है उसकी वैल्यू इमेंस है। क्यूरियोसिटी भी मतलब आपके लिए काफ़ी वर्क किया, और वो क्यूरियोसिटी आपके जो पेरेंट्स हैं, जो आपका एनवायरनमेंट है, वही आपको दे सकता है। सर, आपके बारे में हमने ये भी सुना है कि आप अपनी ताकत को, आपके जो सारे जो आपकी जो टैलेंट्स हैं उनको आप खुद ही चुनौती देते हैं। देखिए बिल्कुल है ना कि अगर आप किसी और से compete करेंगे तो जिस दिन उसको बीट कर दिया आपने, कंपटीशन ख़त्म।
अगर आप अपने आप से compete करेंगे तो लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है वो सारी। और सक्सेस का और आगे बढ़ने का यही एक तरीका है। हुसैन बोल्ट अगर 10 सेकंड में वर्ल्ड रिकॉर्ड जीत गए 100 मीटर्स का, तो क्या उन्होंने प्रैक्टिस ख़त्म कर दी? वो अपना ही रिकॉर्ड बीट करने के लिए हर बार प्रैक्टिस करते हैं। इसमें एक बहुत छोटा सा एक लेडी थी वेस्ट जर्मनी में हिटलर के टाइम में। तो जब वो पैदा हुई तो शी हैड अ पोलियो। आपको पता है पोलियो का अब तो इलाज हो गया, उस ज़माने में नहीं होता था। तो डॉक्टर ने बोला कि आप वी आर सॉरी, लेकिन ये बच्ची मतलब चल नहीं पाएगी, तो आपको ज़िंदगी भर ध्यान रखना है। तो उसने बोला ये आपका ओपिनियन है, मेरा नहीं है। तो हर माँ बोलती है बच्चों के लिए। तो लेकिन आप देखिए उस माँ ने इतनी उस पर काम किया कि 4 साल की उम्र उस लड़की ने धीरे धीरे चलना चालू किया। 9 साल की उम्र में उसने बैसाखी छोड़ दी। 11 साल की उम्र में उसने धीरे धीरे दौड़ना शुरू किया। और उस ज़माने में जब ओलंपिक हुए थे तो वो लड़की हेल्गा 4x4 ओलंपिक में दौड़ रही थी और लास्ट रैंक में थी। और वो पहली लड़की थी जिसके लिए उसकी कंट्री के लोग और पूरी दुनिया चल रही थी। वो अल्टीमेटली शी वन दी 4x4 रिले ओलंपिक रेस, क्योंकि शी कम्पीटेड अगेंस्ट हर सेल्फ। उससे पूछा कि आप ये रेस जीते कैसे? तो उसने बोला जब मैं प्रैक्टिस करती थी तो थक जाती थी और मैं सोचती बैठ जाऊँ, तो बोलते नहीं कोई और प्रैक्टिस कर रहा होगा। तो फिर प्रैक्टिस करती थी, फिर लगता कि कोई अब फिर कोई कर रहा होगा। तो जब तक मैं बेहोश होकर गिर नहीं जाती थी तब तक मैं प्रैक्टिस करती रहती थी हर दिन। मतलब हमें ये मानना ही होगा कि हमारा कंपटीशन सिर्फ हमसे है, किसी से नहीं। बिल्कुल। सर आप ये भी हमें पता चलता है कि आप रिस्क लेने में बहुत मतलब आप बहुत रिस्क लेते हैं, पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो। आपको लगता है कि बस बहुत कैसे आप मैं आपको उसका एक फार्मूला बताता हूँ। अगर कोई आपके पास आए एडवाइस के लिए कि मेरा बच्चा है उसको मैं क्या कराऊँ, गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट सेक्टर में डाल दूँ या फिर उसको कंपनी खुलवा दूँ। सिंपल सा तरीका, आप अपने उदयपुर में मेले लगते हैं कई बार, आपने देखा वो छल्ले फेंकते हैं हम लोग साबुन और इसके लिए। आप 3 वो रख दीजिए स्टैंड और बच्चे को 3 दे दीजिए। बोले कि अगर तुम सबसे पास डालोगे तो तुम्हें 100 नंबर मिलेंगे, बीच में डालोगे 200 और लास्ट में डालोगे 300। अगर वो बच्चा सबसे पास डालता है तो उसको गवर्नमेंट में जॉब दिला दीजिए, क्योंकि उसका सेफ खेलने का माइंडसेट है। अगर लास्ट में डालता है तो वो गैम्बलिंग करता है। मतलब गैम्बलिंग सिर्फ एक बिजनेसमैन ही कर सकता है। अगर वो बीच में डालता है तो इसका मतलब वो कैलकुलेटेड रिस्क लेता है। तो वो प्राइवेट सेक्टर में सही है, वो पैसा डुबोएगा नहीं कभी भी अपने मालिक का। तो आई एम नॉट सेइंग दैट आई गो, मेरे ख्याल से मेरा जो रिस्क एपेटाइट है वो प्राइवेट सेक्टर और एंटरप्रेन्योर के बीच का है। आई टेक रिस्क लिटिल बिट मोर देन पीपल थिंक इज सेफ, बट डेफिनेटली लेस देन लूजिंग पीपल्स मनी। मतलब मेले में एक साधारण सी चीज़ दिखने वाली, एक साधारण सा खेल दिखने वाला, मतलब आई डोंट थिंक कि उसको किसी ने इस तरह से भी इंटरप्रेट किया हो कि मतलब वो लाइफ स्किल आपको सिखा सकती है। बिल्कुल, लॉजिक है उसके पीछे। बहुत बेहतरीन बात थी। सर आपने इतनी सारी मल्टीनेशनल कंपनीज में काम किया है, 98 आई थिंक, तो कैसे मैनेज करते हैं? क्या चीज़ है जो आपको लगातार चलाए रखती है? देखिए आप कुछ भी कह लें, आप रियल लाइफ में आप देखेंगे अगर मूवीज़ जो होती है ना, उसमें चाहे वो ब्रूस ली की मूवी हो या जैकी श्रॉफ की मूवी हो, कुछ भी, उसमें जब विलेन लड़ता है हीरो से तो विलेन आप देखना ध्यान से एक एक करके आता है लड़ने के लिए हीरो। लेकिन रियल लाइफ में जो मुसीबतें होती है सारी एक साथ आती है, और आप ना तो सुपरमैन है, ना आयरन मैन है, ना बैटमैन है। तो आपको लाइफ में आगे बढ़ने के लिए या इतनी ज़्यादा कंपनीज, अभी हम लोगों के पास 98 कंपनीज हैं 34 कंट्रीज़ के अंदर और 12,000 लोग काम करते हैं। आपको डेफिनेटली एक टीम चाहिए होती है। और जब आप टीम सेलेक्ट करें, अगर आप चाहे प्राइवेट बिजनेस में हो चाहे किसी भी बिजनेस में हो, नौकरी कर रहे हो, हमेशा अपने से बेहतर आदमी सेलेक्ट करें, हमेशा अपने से टैलेंटेड आदमी सर्च करें। जब आप अपने ऑफिस में जाएं एज ए लीडर या एज ए कुछ भी, तो आपको लगना चाहिए कि ओ गॉड, मतलब दिस रूम इज़ फुल ऑफ टैलेंटेड पीपल, वो होना चाहिए। दूसरा रिस्क में सबसे बड़ी रिस्क होती है इनिशिएटिव लेना। अभी मैं एक कॉलेज में एज ए गेस्ट फैकल्टी गया मैं, तो यूल बी सरप्राइज, मैंने वहाँ पे बात करते करते एक जेब से 500 रुपये का नोट निकाला और मैंने कहा कोई भी आके ये नोट लेगा क्या? मतलब 2-3 मिनट तक सन्नाटा रहा बिल्कुल। और फिर वो पीछे की जो बैक सीट होती है वहाँ से एक लड़का दौड़ता हुआ आया और बोला मेरे को दे दीजिए। मैंने दे दिया उसको, चला गया। तो मैंने बाद में पूछा वहाँ जो फ्रंट लाइन में सो कॉल्ड जीनियस लोग बैठे थे, मैं कहा आपके तो मैं बिल्कुल पास में था, आप में से कोई क्यों नहीं आया? तो एक बोलता साहब मैंने सोचा मैंने ऐसा क्या काम किया जो आप मेरे को दोगे।
दूसरा बोला आप दिखा रहे हो, दोगे नहीं दोगे पता नहीं। तो जो लड़का आके लेके, मैंने कहा तुम क्यों आ गए? तो उसने बोला सर मैंने सोचा चला जाता हूँ, दे देंगे तो ठीक, नहीं देंगे तो वापस आ जाऊँगा। मेरा क्या गया। तो लाइफ में हमेशा वो 500 रुपये का नोट होता है आपके सामने, चांसेस होते हैं, आप रिस्क लेने की, उस तक वहाँ तक जाने की हिम्मत करते हो क्या? That's the way. मौका मतलब आप अगर मौका देते हैं, ग्रैस्प करते हैं तो ठीक, नहीं तो हमेशा पॉसिबिलिटीज होती है। सर अब मुझे यहाँ पे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरा वो ये है कि रिटेल, रियल एस्टेट, एक्सपोर्ट्स, IT, ई-कॉमर्स, लॉजिस्टिक, मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, ट्रेडिंग, एजेंसी रिप्रेजेंटेटिव, सर अब आगे क्या? आगे आई थिंक ये तो अभी शुरुआती, मेरी एज है क्या 18 साल और कुछ साल एक्स्ट्रा, तो अभी तो बहुत टाइम है और बहुत कुछ देखना है, बहुत कुछ करना है। मतलब इतने सारे फील्ड्स एक्सप्लोर, क्या ऐसी चीज़ें क्या क्योंकि एक आम इंसान हमेशा ज़िंदगी में ये सोचता है कि मैं इसमें एक्सपर्टीज़ कर लूँ, ये कर लूँ, मैं एक अपना एम करके आगे चलूँ। आपने इतनी सारी फील्ड्स में एक साथ आपने मतलब इस चीज़ को एक्सप्लोर किया है। क्या सर ऐसा काम करता है कि मैं ये भी कर सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ, ये भी कर सकता हूँ, कैसे? नहीं, मेरा सिंपल फार्मूला है, एक तो आप कोई कंपनी ज़ीरो से शुरू कर सकते हैं, दूसरा ये कि जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है किसी भी फील्ड में हो, वहाँ आपको हमेशा कुछ ना कुछ लॉस मेकिंग यूनिट मिल जाएंगे आपको, वो ईजी खरीदना, आप ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए उसकी और एक्वायर कर लीजिए। मेरा मानना ये है कि दुनिया में कोई बिज़नेस ख़राब नहीं है, उसको करने का तरीका गलत हो सकता है बस। और अगर आपके पास सही लोग हैं, आज हम लोग गोबर भी एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया से, तो मेरे ख्याल से दूसरे सारे बिज़नेस तो वाइबल हैं ही हैं सारे। तो मेरा एक तरीका है कि जब मैं बिज़नेस लेता हूँ तो आई चेंज द एंटायर टीम। वो हो सकता है लोग मेरे को बोलते हैं कि गलत करते हैं आप, लेकिन आई डोंट वांट टू टेक अ रिस्क। तो वो पूरी एक मैनेजमेंट टीम चेंज करी, नए लोग जो टैलेंटेड लोग हैं। तो मेरा तरीका है कि अगर मैं नौकरी का ऑफर दे रहा हूँ किसी को, कोई बोलता है मेरे को 1 लाख रुपये चाहिए, अगर मेरे को आदमी पसंद आता है तो मैं उसको सीधा बोलता हूँ 1 लाख तो नहीं दूंगा मैं आपको 2 लाख दूंगा। तो आई मेक दैट पर्सन फाइनेंशियली वीक ऑन हिज नीड्स, एंड देन अगर आदमी को उसकी उम्मीद से ज़्यादा दोगे, आप उससे ज़्यादा उम्मीद से ज़्यादा इज्जत दोगे, पैसा दोगे, कंफर्ट दोगे, तो फिर वो लोग मेरे कल के दिखाते हैं। और वो टीम सही होनी चाहिए, और टीम सबसे बड़ी बात वापस मैं बोलूँ, टीम मतलब टीम होना चाहिए। अगर मैं एक वो ऑर्केस्ट्रा के लोग लेकर आ रहा हूँ और उसमें पियानो बजाने वाला अपने हिसाब से बेस्ट बजाएगा, गिटार वाला अलग बजाएगा, तो उसमें म्यूज़िक निकलेगा, फिर आवाज़ निकलेगी। लेकिन वो जब मिल के बजाएंगे एक साथ, एक दूसरे का ध्यान रखें, तो फिर म्यूज़िक निकलेगा। तो वो टीम उस वजह से जितने बिज़नेस लिए हैं, बाय ग्रेस ऑफ गॉड हर बिज़नेस प्रॉफिटेबल हो जाता है। तो वो मेरी गलती नहीं है। लोग अगर बिज़नेस को लॉस मेकिंग करते रहेंगे, आई विल कीप बाइंग एंड कीप मेकिंग देम प्रॉफिटेबल। और आप उसको एक अचीवमेंट में ले आएंगे। अचीवमेंट तो उस टीम का है, मेरा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो सिर्फ सपोर्ट करता हूँ उनको। मेरे एक असूल है, मैं कभी भी एज ए बॉस कभी एंटर नहीं करता ऑफिस में। एवरी डे आई गो एंड आस्क पीपल कि भाई व्हाट कैन आई डू फॉर यू टुडे। और सबसे बड़ी बात, मैं जो एक जनरल साइकी है कि हम यंग बच्चों को चांस नहीं देते, मैं बूढ़ों को चांस नहीं देता। मेरा नेक्स्ट सवाल ये था कि क्या आप भी इस चीज़ में विश्वास रखते हैं कि जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं उन्हीं को मौका दिया जाए, और जो यंग टैलेंट, बिल्कुल रॉ टैलेंट जिसको हम कहते हैं, क्योंकि आइडियाज़ उनके पास बहुत हो सकते हैं, हो सकता है कि वो दे कैन डू वंडर्स। तो ये चीज़ में क्या आप बिलीव करते हैं? मैं तो मैम एक ही चीज़ में बिलीव करता हूँ कि मेरे को सिर्फ यंगस्टर्स ही चाहिए। उसकी वजह कि आज के जो बच्चे हैं वो ज़्यादा एम्बिशियस हैं, ज़्यादा एग्रेसिव हैं, ज़्यादा इन्फॉर्म्ड हैं। टेक्नोलॉजी जो आज आधा दुनिया को आप मोबाइल फ़ोन पे रीच कर सकते हैं। और जो बुज़ुर्ग हैं उनका चक्कर क्या है कि वो बोलेंगे मेरे पास 25 ईयर्स एक्सपीरियंस है, लेकिन आप अगर एनालाइज करेंगे तो उनको एक ही काम का, एक दिन का एक्सपीरियंस मल्टीप्लाई विद 25 ईयर्स है। और वो इतना एंकर हो जाते हैं अपने एक्सपीरियंस से कि वो चेंज नहीं होते हैं। और जो आदमी आज की तारीख में चेंज नहीं होगा, एडजस्ट नहीं होगा, अडॉप्ट नहीं होगा, आप सर्वाइव कॉर्पोरेट में सर्वाइव नहीं कर सकते आप, जबकि बच्चे कर सकते हैं। सर आप एक मोटिवेशनल स्पीकर के तौर भी पहचाने जाते हैं, आपका मोटिवेशन मंत्र क्या है? ड्रीम्स आर ऑब्जेक्टिव्स विद द गोल पोस्ट। मैं हमेशा बोलता हूँ कि लोग सपने देखते हैं, लेकिन उस पर आप अगर फुटबॉल देख रहे हैं, अगर रोनाल्डो खेल रहा है और मैसी खेल रहा है, लेकिन उसमें गोल पोस्ट नहीं लगे हुए, कितने घंटे तक देखेंगे इनको आप? सपने देखो, लेकिन उस पर टाइम लाइन के साथ देखो, आपकी गोल पोस्ट लगाइए, डेडलाइंस, यू नो, ड्रीम्स विद डेडलाइंस, वही तभी उसको पास हमेशा मिलेंगे आपको। आपको 4 प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर द्वारा अवार्ड्स भी दिए गए, उनके बारे में बताइए। वो तो मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। कहते हैं कि इज़्ज़त और शोहरत ऊपर वाला देता है,
तो मैं खास गलती से हुआ है जो भी हुआ है, नहीं वो सही बात है, नहीं सही से। तो आई वॉज़ वेरी फॉर्चुनेट कि अब आप काम करते हैं, और मैंने हमेशा कोशिश की कि बिज़नेस के अलावा जो हमारी बॉटम लाइन होती है उसमें पब्लिकली कुछ किया जाए। तो जैसे अफ्रीका में हम लोगों ने अफ्रीका अगेंस्ट इबोला में हमने काफ़ी काम किया यूनाइटेड नेशंस के साथ में। इंडिया में भी जैसे भी कोरोना के टाइम में हम लोग यहाँ थे, तो लेकिन वी डोंट वांट टू टॉक अबाउट दैट। मैंने हमेशा अपनी कंपनी को बोला कि ना हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए, ना कहीं हम लोग पब्लिकली बोलना चाहिए इसको, लेकिन कहीं ना कहीं सबको पता चलता है। अगर आप एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं वो भी एक पब्लिक सर्विस है। अगर आप फुली कंप्लाइंट है लॉ से और टैक्सेस टाइम पे जमा करते हैं वो एक कंट्रीब्यूशन है कंट्री को। आप हम लोग, आई वाज अ CEO फॉर गैमन इंडिया जिन्होंने गेटवे ऑफ इंडिया बनाया है। तो आप कंट्री के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाते हैं तो एक पब्लिक सर्विस है। तो जब आप काम करते हैं तो मेरे ख्याल से रिकॉग्निशन आपको मिलता ही है ड्यू। तो उसकी वजह से आप ये मानते हैं? बिल्कुल सर, क्योंकि आपका कार्यक्षेत्र हमेशा अफ्रीका रहा है, तो वहाँ पे जैसा कि अभी आपने बताया भी है कि अफ्रीका अगेंस्ट इबोला के लिए आपने काम किया था, उसमें क्या चीज़ थी? मतलब वहाँ पे काफ़ी, क्योंकि वो फैला भी था और काफ़ी सारा उस चीज़ को लेकर एक डर भी लोगों में था उस समय कहीं ना कहीं। उस चीज़ को कैसे आपने? देखिए, मैंने 4 कॉन्टिनेंट्स में काम किया है बराबर। मैंने यूरोप में काम किया है, मिडल ईस्ट में काफ़ी काम किया है मैंने। अफ्रीका पिछले 5-10 साल से हम लोगों का वो है, फोकस है। एक चीज़ जो सबसे अच्छी देखी वहाँ पे कि जितना गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया, जैसे कि इंडिया में गवर्नमेंट काफ़ी, अभी कोरोना का अगर देखें एग्जाम्पल, तो गवर्नमेंट काफ़ी एफर्ट्स कर रही है, सब लोग कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पब्लिक का इक्वल पार्टिसिपेशन था। पब्लिक ने बढ़ चढ़ के, चाहे वो लिटरेट हों, गाँव के हों, शहर को, जो भी डायरेक्टिव्स इशू है, जो भी सुझाव और सजेशंस गवर्नमेंट का है, वो पब्लिक ने 100%, चाहे एयरपोर्ट्स हों। तो जब हम लोग यूनाइटेड नेशंस के साथ काम कर रहे थे वहाँ पे, चाहे वैक्सीनेशन का हो, चाहे डिस्टेंसिंग का हो, चाहे आइसोलेशन का हो, वो सिर्फ और सिर्फ पब्लिक की अवेयरनेस की वजह से हुआ। दूसरा एक सबसे बड़ा डिफरेंस मैंने देखा कि सोशल मीडिया वहाँ पे पूरा एक तरफा था। हाउ टू क्रिएट द अवेयरनेस ऑफ द मेजर्स विच नीड टू कंट्रोल द एपिडेमिक, जबकि यहाँ पे हम लोग को एक मैसेज आता है, उसके कोई ना कोई एक मैसेज डाल देगा उसको कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए। तो यहाँ पे एक असूल लोग कर रहे हैं कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम, कंफ्यूज देम। तो जो भी अच्छे ऑफर्स होते हैं, कोई ना कोई यहाँ पे एक स्पैनर फेंक देता है कि इसमें ये चीज़ सही है। अभी भी इंडिया में क्योंकि इतनी पढ़े लिखे लोग हैं, यंगस्टर्स हैं, अगर यंग बच्चे और कुछ जो इन्फ्लुएंसर है यंग में, जो आइडियल्स हैं, क्रिकेटर विराट कोहली हो गए, ये लोग हो गए, फिल्म स्टार्स हो गए, अगर वो बिल्कुल एक्टिवली बोले कि नहीं हमें ये करना है, मैं कहाँ से बच्चे सुनेंगे, यंग जनरेशन सुनेंगे, और वो सुनेंगे तो घर जाके पेरेंट्स को सबको भी कंट्रोल कर सकते हैं। अभी भी वक्त है। मैंने इबोला 100 टाइम्स ज़्यादा किलिंग वायरस है कोरोना से, और बहुत ही पेनफुल डेथ होती है उसके अंदर। वो जब कंटेन हो सकता तो कोरोना डेफिनेट हो सकता है, लेकिन कोरोना अगर नहीं हुआ तो हाथ से बाहर भी जा सकता है। एग्जैजरेट नहीं किया गया था या नहीं, उसको, हाँ ये बात भी थी, उसको बहुत प्रैक्टिकल तरीके से उन्होंने किया था। उसमें कोई कॉस्मेटिक मसाज नहीं किया उसको। अगर वो डेंजरस था तो गवर्नमेंट बोला ये डेंजरस है। उसको बताया गया कि अगर आप नहीं लेते प्रिकॉशन तो ये इसके कॉन्सिक्वेंसेस है। हमारे यहाँ पे कई बार जब कोरोना की डेथ हो रही थी हम उसको सेंसर कर रहे थे, बता नहीं रहे थे कि भाई पब्लिक डिस्टर्ब नहीं होगी, देख और सही सिनारियो भी नहीं आ रहे थे कि कितनी पेनफुल डेथ होती है। अगर जो 10 लोग हैं वो बहुत ही अनइथिकल है कि हम किसी की डेथ को दिखा रहे हैं, लेकिन आप सोचिए कि अगर प्रिकॉशन नहीं लेंगे तो वही आपका एंड है। और वो शायद अगर दिखा देने से शायद पब्लिक ज़्यादा अफेयर होती है, वो अनइथिकल है। लेकिन अगर कोई फैमिली दिखाना चाहती है अपने पेशेंट को कि भाई कम से कम दूसरे लोग उससे शिक्षा ले, तो होना चाहिए था ये। सर 73+ देशों में आप घूमे हैं, क्या ऐसी कॉमन चीज़ आपके सामने निकल के आई है सब जगह से जो आपने अपना लाइफ में आपने उस चीज़ को उतारी है? मैं हमेशा बोलता हूँ कि दुनिया में सबसे अच्छी एजुकेशन और लर्निंग तभी जब आप ट्रैवल करें दूसरी कंट्रीज़ में। और हर बार जब आप नई कंट्री में जाते हैं तो मैं लाइक खूबसूरती में लोग मेरे को बोलते हैं मैं बायस्ड हूँ बहुत ज़्यादा। जब लोग मेरे से पूछते हैं बाहर की सबसे खूबसूरत कंट्री, मैं हमेशा बोलता हूँ उदयपुर नंबर 1, उदयपुर 2, 3, 4, 5, 6, 10 एंड देन 11 से शुरू करता हूँ मैं। तो एक तो आपको खूबसूरत सिटीज़ देखने मिलती हैं, कई बार कल्चर देखने मिलता है, कई बार इतनी यूनिक चीज़ें देखने मिलती हैं आपकी कि आप यू गेट सरप्राइज कि हो क्या रहा है। और कई बार आपके इतने बढ़िया लाइफ एक्सपीरियंस होते हैं कि आप, जैसे मैं आपको बताऊं कि आई वाज इन यमन, जब वो वहाँ पे, तो मैं और मेरे कलीग हम लोग ताज शेबा करके है एक होटल,
उसमें तेसा नाम है उनकी कैपिटल में। तो मेरे कलीग ने बोला कि हम लोग एयर से नहीं जाएंगे अदन में, हम लोग ड्राइव करेंगे। तो आई टोल्ड हिम कि यार नहीं चलते हैं, मतलब हम लोग फ्लाई करते हैं। बोले नहीं। तो हम लोग जब ड्राइव करके पहुँचे तो वो बोला आप खामखा पर, मतलब मेरे को डरा रहे थे, यहाँ पे सिक्योरिटी देखो पूरा, मतलब दोनों तरफ रोड के पूरे अदन तक आर्मी लगी हुई, सब बराबर से सोल्जर्स ये वो सारे। तो बोले इससे सेफ जर्नी हो नहीं सकती। और जब हम लोग पहुँचे वहाँ पे अदन में और हम लोग होटल में चेक इन कर रहे थे, तो टीवी पे वो वार की पिक्चर आई थी कि जो हमारा होटल जहाँ ठहरे थे वहाँ पे बम उसके आसपास पड़ रहे हैं ये वो। तो बोला देखो कितनी अच्छी पिक्चर आ रही। तब मैंने उससे बोला ये पिक्चर नहीं आ रही, ये रियल है। और सन्ना अदन के बीच में वार आ गया है और हम लोग वार जोन के बीच में से निकल के आए हैं। उसके बाद से वो कलीग कभी मिडिल ईस्ट आया नहीं वापस। तो ऐसे जब वाक़या होते हैं तो मतलब इट गिव्स यू अमेजिंग लर्निंग। सर लाइफ में अभी तक आपने जितना भी कुछ किया है उसमें कुछ कभी कभी हमारे बहुत लो टाइम्स भी आते हैं सर, जब हमको लगने लगता है कि नहीं शायद लाइफ में अब मैं मतलब बिल्कुल हमको सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं, हमारी सोचने समझने की शक्ति कई बार बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। जैसे लगता है कि एक नेगेटिविटी हमारे चारों तरफ छा जाती है। क्या आपके साथ ऐसा कभी हुआ है? बहुत बार। देखिए अगर आप बोलेंगे कि एक वो बोलते हैं ना कि ECG कराते हैं तो लाइन ऊपर नीचे आती है, अगर स्टडी जाए तो आदमी ख़त्म। तो हर आदमी की लाइफ में कितना भी सक्सेसफुल हो, कितना तो अप्स एंड डाउन्स हमेशा आते हैं। लेकिन आपका इकोसिस्टम जो है, आपकी फैमिली आपका सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम होती है। अगर आप घर पे 5 से 9 सवेरे तक अगर खुश हैं तो ऑफिस में 9 से 5 खुश रहेंगे, और 9 से 5 वहाँ खुश है। तो सबसे बड़ा सिस्टम आपकी वाइफ, आपकी मदर, आपके बच्चे, वो इकोसिस्टम आपका सॉलिड है। तो दुनिया की कोई सी भी दिक्कत हो आप निकल जाते हैं उससे हमेशा। आपके लाइफ का अभी तक का सबसे ऑसम मोमेंट जिसको आप कह सकते हैं कि लाइफ टाइम आप मतलब उसको सबसे ऊपर की, ये जो एक पल था लाइफ का टर्निंग पॉइंट हो सकता है, कुछ ऐसा संस्मरण जो आपको हमेशा। आई थिंक एक चीज़ जो मैं कभी नहीं भूल सकता हूँ, कभी नहीं भूलूंगा मैं खास है। मैं छुट्टियों में इंडिया आया हुआ था और अपनी माँ के साथ बैठा था और टीवी चल रहा था, और टीवी पे ऑल ऑफ सडन आई केम, मतलब मेरा कोई रिकॉर्डेड इंटरव्यू था, और वो जब आया तो मेरी माँ की आंखों में जो चमक थी, आई थिंक दैट इज़ द मोमेंट, दैट इज़ दी अचानक, मतलब पहले से आपको या शी वाज शॉक्ड दैट माय सन इज़ ऑन इंटरनेशनल टीवी, यू नो। उनकी आंखों में जो चमक थी, जो प्राइड थी, दैट इज़ ऑस्कर मोमेंट। या सर आपकी तरफ से हमारे दर्शकों के लिए क्या कुछ मोटिवेशनल कह सकते हैं, क्या सक्सेस मंत्रास कुछ आप जो हमारे दर्शकों के साथ बांटना चाहते हैं? मेरा कोई सक्सेस मंत्र नहीं, मेरा हमेशा एक ही कहना है कि हम लोग इंडिया में हमेशा सेकंड चांस की तरफ देखते हैं, क्योंकि हमारे घर में भी माँ 3 बार गिनती है कि 3 तक गिनूंगी फिर लगाऊंगी अगर नहीं माने तो। फिल्मों में विलन भी 10 तक गिनता है गोली मारने से पहले। लेकिन जो लाइफ है वो सेकंड चांस नहीं देती है, और उसमें होता है कि हम छोटे शहर में कई बार प्रिटेंड करते हैं कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। जब आप वो करते हैं प्रिटेंड, तो आपको बहुत एफर्ट लगते हैं वो मैनेज करने के लिए, फॉल्स इमेज। अगर आप बिल्कुल ऑनेस्ट रहें अपने आप से, हम्बल बन के रहें, सारा जो है वो है। अगर आपके पास 10 करोड़ रुपये भी हुए तो रात को तो दाल और चावल ही खाएंगे आप, तो उसका मतलब नहीं है, पैसे का कोई अहमियत नहीं है आखिर में जब आपको पता चलेगा, क्योंकि कफन में जेब नहीं होती है। तो अगर आप खुश हैं, चाहे वो हम लोग एक्चुअली आप यकीन माने जब हम लोग विद्यालय में पढ़ते थे तो उस टाइम हमारे पास ना साइकिल थी ना कुछ थी, तो हम लोग कल बैठे हुए थे यहाँ पे। मैं जब इंडिया आता हूँ मेरे दोस्त आते सारे, आई थिंक वी इक्वली एन्जॉयड दैट टाइम व्हाट वी एन्जॉय टुडे। तो चाहे वो स्विट्ज़रलैंड का एंजलबर्ग हो या फतेह सागर की पाल हो, आई थिंक मेरी खुशी बराबर है। हाँ, जब अच्छे लोग हों तो मज़ा आता है। नहीं आता सर बीच में स्टेटस होता क्या, इट्स अ फॉल्स। मैं हमेशा बोलता हूँ कि ये जो आपकी चेयर है वो बार्बर चेयर है, किसी भी चेयर पर जो नाई की चेयर होती है। आज आप बैठे, कल दूसरा बैठेगा, परसों तीसरा बैठेगा। अगर मैं किसी इंसान से पूछूं उदयपुर में कि आपके परदादा के दादा का नाम क्या था, हु नोज, मतलब आपकी कोई आप मरने के बाद लोग फूल चढ़ाने के बाद 6 दिन बाद भूल जाते हैं। तो सब अपने कहते हैं। तो आप अपनी ज़िंदगी एंजॉय करें, अच्छे से ट्रू सेल्फ रहें, प्रिटेंड नहीं करें, किसी को हर्ट नहीं करें। आप किसी को हर्ट नहीं करेंगे तो खुश रहेंगे। दूसरा, मैं हमेशा लोगों को बोलता हूँ कि सवेरे जब उठें तो 3 घंटे तक, इफ नॉट 3 घंटे, अगर 1 घंटे भी अपना मोबाइल फ़ोन नहीं चालू करें और रात को न्यूज़ देख के नहीं सोएं, तो मेरे ख्याल से आधी ज़िंदगी आपकी खुश हो जाएगी, विच इज़ अगेंस्ट योर, बट आई थिंक यू रिले योर न्यूज़ इन आफ्टरनून। आप क्यों कहते हैं? इतनी नेगेटिविटी है मोबाइल पे, आप देख कंटेंट जो हैं सारे चाहे व्हाट्सअप मैसेज हो, फेसबुक हो, सारे इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी है।
तो जब भी आप खोल के देखते हैं तो पॉजिटिव मैसेज बहुत कम मिलते हैं आपको, इंस्पायरिंग मैसेज। तो अगर आप 1-2 घंटे नहीं खोले, अच्छा दूसरे कोई भी शिकायतें ये वो सारी, तो 1-2 घंटे आप नहीं खोलें मोबाइल फ़ोन, और जो भी आप रूटीन आपका करें, एक्सरसाइज आप बराबर करें, कि अगर हेल्दी नहीं है आप तो आप लाइफ की कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर सकते। बहुत से लोग अपनी ज़िंदगी पैसे कमा लगा देते हैं और वो पैसा फिर डॉक्टर से एंजॉय करते हैं। तो आप बराबर एक्सरसाइज करें, बराबर खाएं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि नेगेटिव सोचें नहीं रखें आप, बिल्कुल भी नहीं। और न्यूज़ में भी जो CBS न्यूज़ है, ऐसी न्यूज़ देखें आप जो पॉजिटिव दिखाते हो, बजाय इसके कि जो आपको डराती हो, जो आपको रात को सोने न दे, ऐसी न्यूज़, क्या फ़ायदा उससे? आपको लगता है पत्रकारिता का गिरा है? नहीं, हमारा पत्रिका से नहीं गिरा, हमारा गिरा है एज ए सिटीजन। क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे नहीं तो उसको दिखाएंगे क्यों को? अगर हम लोग अवेयरनेस नहीं है, हमारी अवेयरनेस गलत है, हमारी वैल्यूज़ ख़त्म हो गई हैं, हम लोग क्यों कैसे? हाँ, हम कंज्यूमर अगर नहीं है उस चीज़ के तो कोई नहीं दिखा सकता हमको। कोई हमारे सिर पे पिस्तौल लगा के नहीं बोलता ये न्यूज़ देखो आप, हम ऑप्ट करते हैं उसके लिए। बहुत सही है। दोस्तों आपको ये भी बता दें कि आरिफ इकबाल शेख सर हमारे साथ आगे भी एक प्रोग्राम में आने वाले हैं और उस प्रोग्राम का नाम होगा ख्यालों वाली खिड़की, और उसके अंदर हम बहुत सारे टॉपिक्स कवर करने वाले हैं, जैसे कि अगर आप घूमने जाना चाहते हैं, जैसे कि आप अपना हनीमून प्लान कर रहे हैं, जैसे कि आप अपनी हॉलीडेज कोई भी प्लान कर रहे हैं, तो वो हॉलीडेज करके टॉपिक के अंडर कवर होगा। और इसी तरह से अगर आप अपने टीनेजर बच्चों की किसी समस्याओं से अगर आप उनका हल नहीं निकाल पा रहे हैं, अगर हस्बैंड वाइफ या फैमिली रिलेशंस में अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसके लिए हम एक अलग एपिसोड और अलग टॉपिक्स लेकर आएंगे। इसी तरह के कई सारे टॉपिक्स, चाहे वो करियर हो, चाहे जॉब्स हो, या फिर बहुत सारी इतनी सारी चीज़ें हैं, वो सब हम आरिफ सर से यहाँ पे डिस्कस करेंगे और आने वाले एपिसोड्स में आपके लिए ज़रूर लेकर आएंगे। नमस्कार।